बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। ऐसा लगता है कि अब हम कोरोना के संकट को भूल गए हैं और अब देश उसी ढर्रे और उसी रवायत पर आ रहा है जिसमें फुल सियासत हर एक मुद्दे पर देखी समझी जा सकती है और हर तरफ देखी जा सकती है। ये जो 2-2.5 महीने का कोरोना काल वैसे तो अभी चल रहा है, लेकिन ऐसा लगता है कि राजनीति के लिए खत्म हो गया है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि कोरोना का संकट गए भूल और सियासत हो रही है फुल? हम इस विषय पर आना चाहते हैं, लेकिन हमेशा की तरह खासतौर से पिछले 2-2.5 महीनों में जिस तरह से हम एक कोरोना मीटर का आपको रिपोर्ट देते हैं, हम वो रिपोर्ट आपको बताएं और उसके बाद हम इस विषय पर आना चाहते हैं। देखिए, ये जो स्थिति है कोरोना की पूरी दुनिया में, ये अभी भी गंभीर बनी हुई है, भयानक बनी हुई है। 50 लाख के आसपास ये आंकड़ा पहुंच रहा है पूरी दुनिया में जो कोरोना इन्फेक्टेड लोग हैं। और अगर भारत में देखें तो 1,12,000 का ये आंकड़ा है, इसके पार चला गया है। 45,000 से ज्यादा लोग कोरोना से अब तक ठीक हुए हैं और इस खतरनाक वायरस से ये जो स्थिति है वो ये बताती है कि 3400 से ज्यादा लोगों की अब तक मृत्यु हुई है हमारे देश में। जरा 24 घंटों का जायजा लीजिए। पिछले 24 घंटों में 132 लोगों की भारत में मौत हुई है। दुनिया भर में 50 लाख के आसपास, जैसा कि हमने बताया, कोरोना पॉजिटिव है। 18 लाख से ज्यादा लोग पूरी दुनिया में अब तक ठीक हुए हैं। यह एक स्थिति बन रही है। महाराष्ट्र में, हमारे देश में महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव है, सबसे ज्यादा प्रभावित है और इनकी तादाद 39,000 से भी अब ज्यादा हो गई। उत्तर प्रदेश में देखिए तो यह आंकड़ा बढ़कर 5,000 के पार चला गया है। 3,000 से ज्यादा मरीज ठीक हुए, ऐसा बताया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में उत्तर प्रदेश में ही 360 नए मामले सामने आए हैं। इस सब के बीच, यानी इन चैलेंजेस, इस संकट और इसकी गंभीरता के और ज्यादा बढ़ने के बीच, एहतियात के साथ ही सही लेकिन बहुत सारी चीजों को खोला जा रहा है। पिछले 3-4 दिनों से लगातार आप देख रहे हैं, खासतौर से 18 तारीख से, और वो ये है कि 1 जून से 200 पैसेंजर्स ट्रेनें चलाई जाएंगी। आप जानते हैं कल इस बात का ऐलान हो गया था। आज तो बाकायदा नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 25 मई से घरेलू उड़ानें देश में शुरू हो जाएंगी। कल इस बात का ऐलान कर दिया गया। और भी बहुत सारी गतिविधियां जो है वो कंडीशनल गतिविधियां ही सही, लेकिन उनको शुरू करवाया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों को एक तरह से मदद करने का काम किया है, भुगतान करने का काम किया है और इनकी संख्या 31,938 है। 218 करोड़ के फंड का ऑनलाइन भुगतान आज हुआ है। इस सब के अलावा अब जरा सियासत के पैटर्न पर आते हैं। सियासत देखिए क्या हो रही। बसों की सियासत आपने देखी, पिछले 3-4 दिनों में क्या स्थिति रही। दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप हुए, कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से, लेकिन दुखद स्थिति, दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये रही कि मजदूरों को ये सियासत बस में नहीं बैठाल पाई। वो बेचारे बेबसी रह गए और पैदल ही चलने को मजबूर हुए। सबके बीच में हुआ क्या? हुआ ये कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अजय कुमार लल्लू, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। परसों ही न्यायिक हिरासत में लिया गया। कल आगरा में उनको जमानत मिली, रिहा किया जाता। इससे पहले लखनऊ की पुलिस पहुंची, उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। आज उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से आज उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इधर क्या हुआ? सोनिया गांधी पर एफआईआर दर्ज कर दी गई और वो एफआईआर इस बात के लिए दर्ज हुई कि उन्होंने पीएम केयर्स फंड की गलत जानकारी देने का आरोप उन पर लगा। तो ये स्थितियां बन रही हैं। हमने सुना था, ये बहुत पुरानी बात नहीं है। आप अगर हफ्ता 10 दिन 15 दिन पहले ही सुनेंगे तो हर तरफ से एक ही तरह की अपीलें थी, एक ही तरह की बातें थी। क्या थी? कि एकजुटता से काम करना है। क्या थी? कि हम एकजुटता के साथ ही इस कोरोना महामारी को हरा सकते हैं, हम सबको मिलकर काम करना है, वगैरह वगैरह वगैरह। समाज का हर एक व्यक्ति, सिस्टम का हर एक व्यक्ति जब इस महामारी के खिलाफ एकजुटता के साथ खड़ा होगा तो हम ऐसा करेंगे, तो हम वैसा करेंगे, वगैरह वगैरह। ये सब हुआ, लेकिन आप देख रहे हैं कि ये लॉकडाउन 4 चल रहा है। 18 तारीख से लॉकडाउन 4 की शुरुआत हुई है, आज 21 तारीख ही है। अब लग ऐसा रहा है
कि हम सारा संकट भूल गए हैं और जैसा कि हमने शुरुआत में कहा कि हम फुल सियासत की तरफ आ रहे हैं। हम इस मसले पर बात करेंगे कि ये कितना दूरदर्शी है, कितना अदूरदर्शी है। हालांकि हमें ध्यान है कि तकरीबन 10, 12, 15 दिन पहले कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने यह पूछा था कि क्या रोड मैप है, 17 तारीख के बाद का रोड मैप बताइए, जिस पर जब डिबेट हुई तो बहुत तरह के सवाल जवाब हुए। लेकिन अब लग रहा है कि एक ही रोड मैप है देश में और वो है जो सियासत की तरफ जाता हो। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल पैनल में 2 खास मेहमान हमारे साथ हैं। अश्वनी शाही साहब भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता लाइव हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बृजेंद्र सिंह जी कांग्रेस पार्टी के नेता प्रवक्ता प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ विश्लेषक पैनल में गौरव चंदेल साहब और अजय शर्मा जी हैं, दोनों ही सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार और विश्लेषक हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले शाही साहब आपके पास आना चाहते हैं, क्या हमारी इस चिंता से आप लोग या आपकी पार्टी या व्यक्तिगत तौर पे आप अपने को संबद्ध कर रहे हैं कि हमने एक देश, एक राष्ट्र के नाते जितनी बड़ी चिंता की 2 महीने पहले, खासतौर से 25 मार्च से पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया, हमने लॉकडाउन 1, 2, 3 देखा, अब लॉकडाउन 4 में चल रहे हैं शाही साहब, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि सब कुछ एहतियात के साथ ढर्रे पर लाने की कोशिश हो रही है, जिससे इस महामारी की गंभीरता कतई कम नहीं हो रही। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश में भी बढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी बढ़ रहे हैं। दिल्ली में विशेष इस बात की चिंता हुई है कि जिस तरह से सारी चीज ओपन कर दी गई है, उससे अचानक पिछले 24-48 घंटों में मामले बढ़े। और इस सब को हटाकर शाही साहब राजनीति अपने फुल उसी पैटर्न पर आ गई है जिस पर इस देश में चल रही थी। तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये कैसा सिग्नल है कि कोरोना के संकट को हम भूलते जा रहे हैं और फुल राजनीति के मूड में आते जा रहे हैं? स्पेसिफिक घटनाओं पर बात तो बाद में करेंगे, ये हो गया, वो हो गया, उनकी वो टिप्पणी हुई, उन्होंने उसे गलत बताया, सत्ता ने ये पलटवार किया, विपक्ष ने ये वार किया, वगैरह वगैरह। लेकिन पहले तो हम इस पैटर्न को ही समझना चाह रहे हैं शाही साहब, ये क्या सिग्नल है, ये क्या संकेत है? राजीव जी देखिए, जो शुरू से आपने जो दोनों सवाल किया, दोनों सवाल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े इस वजह से है कि एक देश में सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति वो कोरोना से लड़ रहा था, उसके नेतृत्व में ये युद्ध लड़ा जा रहा था, वो थे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। राजीव गांधी की पार्टी का जो विचारधारा था वो आप देख रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी लगातार लड़ते हुए अकेले थे। राजीव गांधी की पार्टी ने लगातार राहुल गांधी जी, प्रियंका वाड्रा जी और सोनिया गांधी जी, इन्होंने कभी भी नारा तो दिया इन्होंने कि हम टीम इंडिया की तरह लड़ रहे हैं और कोरोना को हमको भगाना है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। उस बीच में आपने अभी आपका जब सवाल शुरू हुआ उसमें कहा कि कोरोना हमारा अभी भागा नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को संबोधित करते हुए ये कहा था कि हमें इसी में जीना है। रास्ता दिखाया गया कि अब देश के नागरिकों को इस तरीके से चलना है, ये सामाजिक दूरी रखनी है, हमको साफ सफाई रखनी है, सब कुछ रखना है। लेकिन टीम इंडिया की भावना कहीं नहीं थी, सिर्फ और सिर्फ एक जगह भावना थी, तो नरेंद्र मोदी जी लेकर चल रहे थे 130 करोड़ भारतीयों के लिए जो भी करना था। डॉक्टरों ने, जो बहुत बड़े बड़े डॉक्टरों का पैनल मैंने देखा, उन लोगों ने ये कहा कि लॉकडाउन बहुत सही समय पर हिंदुस्तान में कर दिया गया, जिसका नतीजा है कि आज बढ़ तो रहे मामले, लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड में जितने मामले आए हैं 50 लाख के ऊपर, उसमें सारे देशों को मिला दीजिए, जो सबसे ज्यादा ग्रसित है इससे, सब लोग लगभग 145 करोड़ की जनसंख्या है और उसमें कितने मामले हैं, और हिंदुस्तान की जनसंख्या 135 करोड़ की है, उसमें मामले हैं 1 लाख मामला अभी आया है जिसमें 3000 मरे हैं। तो ये हम किसको माने? ये हम सही समय पर लॉकडाउन को मानेंगे, भारत सरकार द्वारा सही समय पर उठाई गई प्राथमिकताओं को मानेंगे, और जगह जगह जो भारत सरकार की नीतियां रही हैं उन नीतियों पर बढ़ते हुए 135 करोड़ जनता का जो सहयोग मिला है लॉकडाउन के लिए या किसी चीज के लिए, वो हम उसको साधुवाद देना चाहेंगे। दूसरी बात आई कि राजनीति की जहां तक बात आ रही है, राजनीति में हर आदमी कभी भी कोई टीम इंडिया नहीं रही। आप देखिए, हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी ने एक आरोग्य सेतु लगाया, उसका विरोध हुआ। टेस्टिंग किट पर हमेशा सवाल उठते रहे।
एक सवाल उठा, अभी 2 महीना नहीं हुआ, प्रधानमंत्री का पीएम केयर फंड पर उसका ऑडिट कराने की बात उठनी शुरू हो गई। ये हर कदम पर विरोध हुआ, तो इसको हम टीम इंडिया कैसे मानेंगे कि ये लोग राजनीति नहीं कर रहे थे। इन लोगों को सस्ती राजनीति करनी थी। अभी बस कांड 3 दिन से आपके यहाँ डिबेट चल रही थी, बस कांड हुआ, उसकी कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन इनको क्यों? जयपुर में 10,000 बिहारी मजदूर हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। दिल्ली में, आप दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बिहार के लोग हैं, कांग्रेस के लोगों ने वहां पते नहीं लगाए कि बिहार भेजा जाए। उनको उत्तर प्रदेश की प्रवासी मजदूरों की क्यों इतनी चिंता हो गई? प्रियंका जी अचानक 1,500 और 1,000 बसों का घोषणा करना हम तो देखिए शाही साहब, हमने जैसा कहा कि हम स्पेसिफाइड करके तो आगे बात करेंगे, घटना दर घटना, कई घटनाएं आज हुई हैं। हम तो एक ओवरऑल मूड और ट्रेंड जानना चाह रहे थे, ये है या ये नहीं है। यानी कोरोना के संकट को लेकर क्या वाकई अब हम निश्चिंत हो गए हैं, ये बताते हुए कि भाई सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मास्क लगाइए, ये करिए, वो करिए, ये वाली दुकान खुलेगी, वो वाली नहीं खुलेगी, ये ट्रैफिक ऐसे चलेगा, वहां ट्रैफिक नहीं चलेगा, वगैरह वगैरह, और हम उसी पैटर्न पर आ गए हैं? या फिर हमने सदी में जितनी बड़ी महामारी, उसको लेकर जितनी बड़ी चुनौती या जो भी तैयारी हमने देखी, उसको लेकर कोई संजीदगी, कोई संवेदनशीलता अभी भी बची है, या सिर्फ संवेदनशीलता या गंभीरता केवल राजनीति को लेकर बची है? हम ये ट्रेंड, एक पैटर्न समझना चाह रहे हैं। फिर हम इन सारे मुद्दों पर तो आएंगे ही एक एक करके कि साहब ये हो रहा है, इसका क्या निकला, वो हो रहा है, उसका क्या निकला। हमें ही बताइए, संकट ध्यान है या अब संकट बिल्कुल अंतर ध्यान हो गया है, केवल सियासत का ही ध्यान है? ये समझाइए, तुरंत हम ब्रजेंद्र जी से जवाब लेने जा रहे हैं, बोलिए। राजीव जी, संकट अंतर ध्यान हो ही नहीं सकता। संकट को ध्यान में रखते हुए ही जो कार्यक्रम सरकार द्वारा किए जा रहे हैं, वो कार्यक्रम का देखिए, कभी कोरोना एक विश्व की महामारी है और पूरे विश्व में कहीं खत्म नहीं हुआ। अभी रूस में आया, देखिए लाखों लोग बीमार हो गए। तो ये संकट की अभी घड़ी है जिसमें हमको जीना है। हमको कैसे जीना है, ये संजीदगी भारत सरकार रखते हुए आगे बढ़ रही है। कहीं कोई कुछ नहीं। देखिए, राजनीतिक दल कोई भी होगा, राजनीति तो होगी ही होगी, राजनीति थोड़ी खत्म हो जाएगी। भारतीय जनता पार्टी खत्म कर देगी, ना कांग्रेस खत्म कर देगी, ना सपा बसपा कोई खत्म कर देगी, कोई नहीं खत्म करेगा। राजनीतिक दल राजनीति करेंगे। लेकिन जहां तक अंतर ध्यान और ध्यान की बात है, भारत सरकार ने 100% ध्यान लिया है और अभी ये अंतर ध्यान नहीं हुआ है। हम लोगों को एक एक कदम फूक फूक कर रखना है। देखिए, टेस्टिंग पर हमारी बढ़ोतरी हो रही है। हम लोगों ने कल 1 लाख टेस्टिंग कर दिए 24 घंटे में। हमारे यहाँ टेस्टिंग हो ही नहीं रहा था, टेस्टिंग लैब नहीं थी जिस दिन कोरोना आया है, और आज हम इस स्थिति में आ गए। वर्ल्ड में हम पीपीई किट बनाने पर दूसरे नंबर पे आ गए हैं। अब हम निर्यात करने की स्थिति में आ गए हैं। तो ये चीजें आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। ठीक है, तो हम लोग उसको ध्यान में रखें। पहली प्रतिक्रिया के लिए सब लोगों को जोड़ लेते हैं शाही साहब, पहली प्रतिक्रिया के लिए सब लोगों को एक एक राउंड जोड़ लेते हैं, फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ब्रजेंद्र जी, अब हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या पैटर्न है, कुछ समझ में आ रहा है? हम तो देखिए ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं कि एक बड़ा कंफ्यूजन की स्थिति है कि जब हम 1500 पर थे या 15,000 पर भी थे कोरोना के संक्रमण के मामलों को लेकर देश में, तब हम ज्यादा चिंतित थे, और न केवल चिंतित थे बल्कि उस चिंता से प्रभावित होकर समाज, सरकार, संस्थाएं एक्ट कर रही थी। अब हम देख रहे हैं कि जब वो संख्या 1 लाख के पार चली गई है एक नागरिक के तौर पर, तो अब चिंता कम हो गई है, हम ज्यादा छूटें दे रहे हैं। उसके एक अलग तर्क हैं कि साहब ये खुलेगा, हमेशा बंद नहीं रख सकते, वगैरह वगैरह। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो सियासत कुछ दिन के लिए सुप्ता काल में चली गई थी, वो और ज्यादा जोर से जाग के निकलकर सामने आई है। ये पैटर्न क्या बता रहा है, इसका क्या इशारा है ब्रजेंद्र जी? देखिए, मैंने आपके चैनल पर एक शेर पढ़ा था कि फलसफे को फलसफे से खुदा मिलता नहीं, सुलझा रहा है डोर को पर सिरा मिलता नहीं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी अहंकार में इतना चूर चूर हैं कि वो किसी की राय नहीं लेना चाहते हैं। उनको पहले लगा कि ताली थाली बजवा देंगे, बस कोरोना साला खत्म हो जाएगा, हम अपना चौड़े से कहते घूमेंगे। जैसे भी शाही जी कह रहे थे कि अमेरिकन साहब इतना लोग मर गए और हमारे यहाँ बहुत कम है। अरे अभी उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। और ये कह रहे हैं हमने विशेषज्ञों की टीम बनाया। एक कोई समपाल साहब थे, इनके मेडिकल बोर्ड के चेयरमैन, जिन्होंने कहा था 16 मई को कोरोना
भारत में 0 हो जाएगा, वो भाग गए, पता नहीं कहाँ चले गए, पता करिए इनसे, पता करिए कहाँ है वो, अब वो आ ही नहीं रहे हैं 15 दिन से। और शुरू से कांग्रेस की लड़ाई रही है कि बीजेपी कारपोरेट ओरिएंटेड पार्टी है, हम पीपुल ओरिएंटेड बात करते हैं। इसलिए अडानी अंबानी का लड़का सऊदी अरब लंदन से जहाज से लाया गया, ब्रिजेश सिंह का लड़का 1 लाख रुपया फीस देता है, वो कोटा से लाया गया। लेकिन हमारा राष्ट्र निर्माता जिसकी मेहनत से इतनी बड़ी बड़ी इमारतें, बुलंद इमारतें खड़ी हुई हैं, हमारे श्रमिकों को सड़कों पर छोड़ दिया गया है, हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करने के लिए अपने बच्चों के साथ, अपने बूढ़े बाप के साथ। तो कोरोना तो गया, क्योंकि मोदी जी के और योगी जी के बस का कोरोना या कोई समस्या खत्म का, ये समस्या बनाने वाले लोग हैं। और जिस तेजी से अब 5-5 हजार केस आ रहे हैं, जो दुनिया का कोई भी समझदार आदमी, अमेरिका को आप 10 दिन में पीछे छोड़ देंगे जिस प्रकार की स्थिति में। और इन्होंने कुछ नहीं किया है, इन्होंने हाथ खड़े कर दिए, जनता को जो करना हो करे और भगवान जो करना होगा करेंगे। कांग्रेस कर रही है, किसी भी स्तर पर आप सोचिए, दुनिया के किसी भी देश में सहायता करने वाले के ऊपर मुकदमा किया जाता है। कोई भूखों मर रहा है, हमने 1 क्विंटल पूरी भिजवाई, तो आप हमारे ऊपर मुकदमा करेंगे कि 4 पूरी इसमें कच्ची है साहब। आपके हमारे 10 लाख लोग पैदल सड़कों पर चल रहे थे, उनको हमने बस देने की बात की, 50,000 बसों का बेड़ा उत्तर प्रदेश में है, क्यों नहीं आपने निकाला उनको? और आज तक वो बसें नहीं चली, क्योंकि ये चाहते थे कि हम राजनीति करें, आदरणीय लल्लू जी को जेल भेज दें। अब जेल किसको भेज रहे हो? फ्रीडम मूवमेंट के लोग हैं, जेल जाकर हमने देश आजाद कराया है, इस देश को बनाया है हमने, हमको जेल से डर रहे हो? हम इस जनता के लिए एक एक कतरा खून बहा देंगे, आप हमको गोली मारिए, लेकिन हम जनता की आवाज उठाएंगे, लड़ेंगे और उसकी समस्या के निस्तारण तक संघर्ष करते रहेंगे। ये कुछ नहीं कर सकते, इन्हें छोड़ के भागना होगा झोला डंडा उठा करके। और सवाल हम क्यों नहीं खड़ा करेंगे? हम शाही साहब बिल्कुल जवाब दीजिएगा, हम जवाब के लिए आपके पास हैं। करोड़ के लोग की सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है ब्रजेन जी, कारपोरेट लोगों की बात करेंगे, जहाज से उड़ाओगे। ब्रजेन जी आप जवाब, ब्रजेन जी हमें जवाब लेने दीजिए। मजदूर सड़कों पर घूमेगा। ब्रजेन सिंह जी हमें जवाब लेने दीजिए। आपने 2-3 टिप्पणियां की, आपने कहा कि कुछ वश का नहीं है, कुछ वश का नहीं है, ताली और थाली वगैरह वगैरह। हमें जवाब ले ब्रजेन जी, अब थमिए, ब्रजेन जी ब्रजेन जी, ब्रजेन योगी के नाम पर कलंक है उत्तर प्रदेश। ब्रजेन जी जवाब भी तो लेने दीजिए, प्लीज जवाब लेने दीजिए। शाही साहब जवाब देंगे क्या? जवाब एक ब्रजेन जी, जो आपने कहा, देखिए उन्होंने, ब्रजेन जी जो शाही साहब ने टिप्पणी रखी, जो भी प्रतिक्रिया रखी मेरे प्रश्न के उत्तर में, उस पर आपने प्रतिक्रिया की, आपका अधिकार है। अब आपने जो कहा है उससे वो कितना सहमत है, उनके पास क्या तर्क है आपकी बात के लिए, ये उनको बोलने दीजिए। लेकिन एक ब्रजेन जी, अब आप तो ओहो, आप सब संवेदनशील व्यक्ति, ब्रजेन जी उनकी बात तो आने दीजिए, ब्रजेन जी आने दीजिए। शाही साहब आंसर करिएगा, लेकिन एक एक बार, जैसा हमने पहले कहा, शाही साहब पहली प्रतिक्रिया ले लें अजय जी से और चंदेल साहब से, फिर तुरंत आपके पास आ रहे हैं, आप ध्यान में रखें। जवाब तो जवाब दीजिएगा, याद रखिएगा, अब तुरंत आपके पास आ रहे हैं। एक एक टिप्पणी के लिए तुरंत जोड़ लें हमारे साथ। अजय जी और चंदेल साहब हैं, दोनों मेहमान इंतजार कर रहे हैं। हम सिर्फ अभी पैटर्न, और जैसा कि अब आप सब ने बोलते बोलते चीजों को विस्तार दे ही दिया है, वरना इन सारी घटनाओं पर हम आएंगे कि ये घटनाएं क्या इशारा कर रही हैं, किस तरफ इशारा कर रही हैं, किसकी संवेदनशीलता और किसकी असंवेदनशीलता को दिखा रही, क्योंकि दर्शक और पब्लिक सब देखते हैं, सब जानते भी हैं। अजय जी, कोई पैटर्न समझ में आ रहा है? सर हम समझना चाह रहे हैं, हर एक चीज के साथ एक दलील बदल दी जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि चुनौती न केवल खड़ी है बल्कि लगातार गंभीर हो रही है। तो क्या सिर्फ नजरिया बदल देने से या उस तरफ न देखने से वो चुनौती खत्म हो जाएगी, या फिर वाकई ये सलाहियत अपनाई जा रही है कि अब दोहरी स्थिति से चीजों का सामना किया जा रहा है? अजय जी बोलिए, ये क्या पैटर्न है कि संकट को भूलकर फुल सियासत के मूड में देश की राजनीति दिख रही है? देखिए राजीव जी, सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरह की घटनाक्रम अभी रहे हैं उससे स्पष्ट हो रहा है कि देश के प्रधानमंत्री संजीदा हैं। जिस तरीके से पैकेज की घोषणा की गई और उसमें हमने समझा कि अर्थव्यवस्था को गति देने की कोशिश की जा रही है, कि अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाना बेहद जरूरी है। लोगों के पास
जॉब चली गई, एमएसएमई सेक्टर डूब रहा था, पैसे नहीं है लोगों के पास में, तो एक उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया कि कब तक लॉकडाउन में बैठे रहेंगे, हमें कुछ ना कुछ अर्थव्यवस्था को गति देनी चाहिए। उसके लिए एक जो है चरणबद्ध तरीके से प्लानिंग के साथ जो है छूट देने की कोशिश की गई, प्लानिंग की गई, और उन्होंने स्वयं ही ये फैसला नहीं किया है, पूरी दुनिया ने देखा है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को उन्होंने बिठाया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में चर्चा की है, उसके बाद वो नतीजे पहुंचे हैं कहाँ कैसे रियायत देकर खोला जाएगा। ये तो वो बात रही, तो उस पर हम किसी तरह की न राजनीति करें न तो कोई सवाल लगाए। यदि किसी को कुछ कहना था तो वहां पर वो कह सकते थे कि आप ऐसा कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये बताता है कि उन्होंने मनमानी नहीं की है। दूसरी बात, यदि हम राजनीति की बात करते हैं, बसों के नाम पर जो राजनीति शुरू हुई है, या हमने एक आम पैटर्न देखा कि अब छीटाकसी भी शुरू हो चुकी है, बयानबाजी शुरू हो चुकी है, इवन जो आपराधिक घटनाएं जो बंद थी वो भी आनी शुरू हो गई। संभल से खबर आई कि छोटेलाल दिवाकर की गोली मार के हत्या कर दी गई, फिर रामपुर में गोली मार के हत्या कर दी गई, या आजमगढ़ के अंदर से भी कुछ ऐसी खबरें आई। तो यानी कि जो जिंदगी में पहले जो हम देख रहे थे लॉकडाउन से पहले, वो चलना फिर से शुरू हो गया, घटनाएं घटनी शुरू हो गई, राजनीति शुरू हो गई, और मजदूरों को फिर से जो है एक वोट बैंक के रूप में देखा जाने लगा, और उनके नाम पे एक राजनीति शुरू हो गई। ठीक है, तो ये जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ इसलिए हो रही है कि एक मौका दिखाई दे रहा है कि हम जो है किसी तरीके से देश के अंदर एक ऐसी स्थिति खड़ी कर दें कि हम सच्चे पैरोकार हैं। सिर्फ ये वही है, जबकि पैदल चलते रहे, उसका तमाशा देखें आपके तरीके से बैठ करके, मोदी जी का गुणगान करें बैठ करके टीवी पर। लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी है हमारे देश के लिए, राजनीति की मानव से संवेदना है, जिसके अंदर भी आत्मा जिंदा होगी और इन बातों को उठाएगा। जा रही है, और कोरोना के वाहक बन के जब गांव की तरफ पहुंचेंगे, अपने क्षेत्रों में पहुंचेंगे, तो वहां पर किस तरह से कोरोना का विस्फोट होगा, और यदि ये यहाँ से वहां भी जा रहे हैं तो उनके पास रोजगार के क्या साधन होंगे, यदि वहां पर रोजगार के यदि साधन होते तो ये पलायन कर यहाँ नहीं आते, और यहाँ से वहां जा रहे हैं तो वहां पे क्या मिलेगा। स्थिति इतनी खराब हो गई है सड़क पर, और सरकार ने नियंत्रित करने की कोशिश की है, ऐसा नहीं कोई कोशिश नहीं की है, लेकिन उसको जिस तरीके से बढ़ा चढ़ाकर उसको दिखाने की कोशिश की गई, या उसका एक हाइप देने की कोशिश की गई, जिससे पिक्चर दूसरी दिखाई देने लगी कि सरकार ये तो जो है एक तरीके से सिर्फ और सिर्फ जो है एक वर्ग विशेष की है, और बाकी जो है दूसरे नहीं है। तो मैं इससे बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। अच्छी बात है, लेकिन जैसे कोई उदाहरण की पिक्चर जबरदस्ती बड़ी दिखाई गई या बड़ा चढ़ाकर बताया गया, कोई उदाहरण दे सकते हो कि ये चीज साहब बड़ा चढ़ाकर बताई गई अजय जी? देखिए, छोटी छोटी चीजें हैं, आप इनसे समझ सकते हैं। यदि सरकार ने श्रमिक ट्रेनें ना चलाई होती, बसें की व्यवस्था ना की होती, ठीक है, तो हम कहते कि ठीक है सरकार ऐसा कर रही है, जबकि सरकार ने सब कुछ किया है, लेकिन मजदूर जो है अपने घर से खुद ही निकल पड़े हैं, सड़क पर आ गए हैं और चलना शुरू किया है। इसमें बड़ा चढ़ाकर क्या दिखाया गया अजय जी? बड़ा चढ़ाकर क्या दिखाया? जी आप सवाल कर रहे हैं, आपको पूरा मौका मिलेगा, आपको जो उत्तर देना है आप दीजिएगा। हाँ, एक बार हम सुन लेते, पूछ ही रहे। हाँ, सोशल मीडिया पर अजय जी बोलिए। तस्वीरें सोशल मीडिया पर जिस तरह की तस्वीरें वायरल हुई हैं, देखी गई हैं, उससे हर भारतीय का मन द्रवित हो उठा कि हमारे देश के मजदूरों की ये स्थिति हो गई है। ना सर, अजय जी आपने जो शब्द बोला बड़ा चढ़ाकर, तो यही होता है कि वो स्थिति थी नहीं सड़क पर और दिखाई गई। राजनीति नहीं होनी चाहिए देश की ऐसी स्थिति में, राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सभी को एकजुट रहने की जरूरत थी, ना कि राजनीति करने की। देश का हिस्सा नहीं है, देश का हिस्सा केवल आप और मोदी जी दो लोग हैं क्या? नहीं, हम और मोदी जी नहीं है। देखिए हमारी गुजारिश ये है। अच्छा चंदेल साहब, एक मेहमान हमारे साथ रह गए जिनकी हम टिप्पणी नहीं ले पाए हैं, फिर हम इस डिबेट को ओपन करेंगे। ब्रजेंद्र जी, अजय जी, शाही साहब, फिर एक दूसरे को आंसर दीजिएगा। एक टिप्पणी बस चंदेल साहब की आ जाने दीजिए। अजय जी ने जो कहा उस पर मैंने भी प्रश्न पूछा है, वो उत्तर करेंगे, और ब्रजेंद्र जी आप भी बोलेगा। बस जरा चंदेल साहब को बोलने दीजिए, सिर्फ इस पैटर्न पर, केवल इस पैटर्न पर, आपकी निगाह से इस पैटर्न पर। अजय जी हो गया, अजय जी हो गया। देखिए अभी शाही साहब को उत्तर देना है, हो गया। मैं ये चाहता हूं कि मैं कम बोलूं, आप लोग अपनी प्रतिक्रियाएं ज्यादा रखें। जब आप लोग बार बार बोलेंगे तो मुझे टोकना पड़ेगा। जल्दी से चंदेल साहब बोलिए क्या पैटर्न है, फिर आप जो सब कह रहे हैं उनसे एक दूसरे के सवाल लेंगे। बोलिए चंदेल साहब, बोलिए।
देखिए राजीव जी, पहली बात तो जिस तरीके से देश भर में आंकड़े बढ़ रहे हैं और देश में ही नहीं विश्व में भी जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये डेफिनेटली एक बहुत बड़ा चिंता का विषय तो है। और भारत के अंदर भी अब देखिए, आप देखते ही देखते हम लोग कहाँ इसको 10,000, 20,000, 30,000, 50,000 पे कंट्रोल करने की प्रयास में रहे हैं। आज भी प्रयास कर रहे हैं। आज 1,13,321 के आसपास कोरोना केसेस एक्टिव भारत में हो चुके हैं। बिल्कुल सही। बस थोड़ा सा राहत का विषय ये रहा है बस भारत के साथ कि मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत कम है और रिकवरी रेट बहुत अच्छी तरीके से मेंटेन्ड है शुरू से। अच्छा, बात रही इसमें राजनीतिकरण की, तो देखिए जहां ये एक बहुत बड़ा मौका, मैं इसके एक तरीके से आपदा तो रही, दुखद भी है, ऐसा कभी ना हो, भगवान करे कभी भी किसी देश के साथ ना हो, दुनिया में किसी व्यक्ति के साथ इस तरीके की कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस आपदा के साथ साथ आपदा ने एक अवसर भी प्रदान किया मानव जाति को। और सारे उन मानव जाति के अंदर अगर मैं बात कर रहा हूं तो स्पेशली अगर बोलूं तो राजनीतिक दलों को भी एक अवसर डेफिनेटली यहाँ पे मिला, जहां पर कि इसको एक मौके की तरह अगर देखा जाता और लिया जाता कि अब एक परेशानी है जिससे पूरा देश जूझ रहा है। क्योंकि राजनीति का अगर आप बेस देखें तो बेसिकली आप एक जन सेवक की तरीके से उभर करके बाहर आते हैं। आप चाहे किसी के साथ किसी तरीके की परेशानी हो, आप उसके अंदर स्टैंड लेते हैं। तो अब जो एक परेशानी है जो पूरे देश के साथ ही है, दुनिया के साथ ही है, तो वहां पर भारतीय राजनीतिक दल जो हैं उनके पास एक बहुत ही बेहतरीन अवसर साथ में था, जहां पे वो एकजुट होकर के काम कर सकते थे। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उलट, और मुझे भी इसकी अपेक्षा नहीं थी। देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो डेफिनेटली सत्ता में है और इस चीज का ध्यान रखना जिम्मेदारी है। बाकी साथ साथ सिर्फ सरकार पे सब कुछ ना छोड़ते हुए अन्य जो राजनीतिक दल हैं, जो विपक्ष में हैं या जो बाकी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो मेन स्ट्रीम लाइन में हो या ना हो, उन सबको ही एकजुट होकर के काम करना चाहिए था। अब कैसे चंदेल साहब, कैसे, मतलब उसका क्या फॉर्मूला हो सकता था? बहुत संक्षेप में हम जवाब लेना चाहते हैं, चूंकि दो पॉलिटिकल पार्टी और देश की राष्ट्रीय दोनों पार्टियों के प्रतिनिधि हैं। कैसे, उसका क्या फॉर्मूला? ये तो देखिए इस तरह की जो बातें हैं, नहीं तो बड़े मोरल वाली बातें हैं, ये होना चाहिए था, वो हो जाता, ये वाली बात हो जाती जी। लेकिन कैसे हो जाती, क्यों नहीं हो पाई, ये तो बताइए। सबकी यही अपेक्षा थी, प्रधानमंत्री से लेकर किसी भी विपक्षी पार्टी के प्रतिनिधि या नेता तक सब यही अपील कर रहे थे। रोज टेलीविजन चैनल्स पर एक ही अपील हो रही थी दृष्टांत की तरह कि सब एक हो, एकजुटता, सामूहिकता से ही हम इसे हरा सकते हैं, वगैरह वगैरह। हो ठीक इसके उलट रहा था, कुछ दिनों से हम ज्यादा देख रहे हैं। वो कैसे हो सकता था जिसकी अपेक्षा आप कर रहे थे? नहीं, देखिए राजीव जी, मैंने पिछले कुछ दिनों के अंदर काफी सारे ऐसी न्यूज वगैरह भी फॉलो करी जिसमें मैंने देखा कि काफी सारे फिल्म सेलिब्रिटीज जो हैं, जो किसी राजनीतिक दल के भी नहीं थे, उन्होंने भी अपने निजी खर्च पे बसें लगवा करके जो अपने मजदूर, जो प्रवासी मजदूर हैं, जो राष्ट्र निर्माण का काम करते हैं, उनको उनके विगत स्थानों तक पहुंचाने की पूरा कोशिश की, प्रयास किया और बहुत हद तक उसमें वो लोग सक्सेसफुल भी रहे। तो इस तरीके का एक इनिशिएटिव अगर एक नॉन पॉलिटिकल पर्सन ले सकता है, तो जो पॉलिटिकल पार्टी थी, जो मेन स्ट्रीम में अभी नहीं है, अभी सत्ता के अंदर नहीं है, ये स्टैंड ये पार्टीज भी ले सकती थी। लेकिन मैं किसी पार्टी को स्पेसिफिक करके नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इन पार्टियों ने अपना ध्यान इस अवसर को एक सुनहरे अवसर में बदल करके जनता के बीच में वापस पहुंचने तक के इस मौके को अलग तरीके से लिया और उसी पैटर्न पे, जिस पैटर्न पर पहले राजनीति हुआ करती थी देश के अंदर, उसी पैटर्न पे आज की डेट में सारी चीजें करना चालू कर दी। जैसे पीएम केयर फंड पर सवाल उठाना चालू कर दिया, बसों के ऊपर राजनीति चालू हो गई, उसके बाद काफी सारी चीजों के ऊपर राजनीति चालू हो गई। तो इस तरीके से एक जो फोकस था वो कहीं ना कहीं डाइवर्ट होकर के वहीं वापस पहुंच गया घूम फिर के, जहां से सब चीजें शुरू हुई। अच्छा, चलिए ठीक है। तो पीएम केयर्स फंड पर सवाल उठा, उसको लेकर जो हुआ वो हम और आप सब जानते हैं कि एक एफआईआर दर्ज हुई है, वगैरह वगैरह। हम ब्रजेंद्र जी आपको मौका दें, इससे पहले आपने जो पहले कहा उस पर शाही साहब बोलना चाह रहे थे, मैंने उन्हें रोक दिया था। अब एक दूसरे को लेकर आपने जो कहा है उस पर आप लोगों की टिप्पणियों की बारी है। बोलिए शाही साहब, क्या जवाब देना चाहते हैं, बोलिए। राजू जी, मैं उम्मीद करूंगा अपने कांग्रेसी साथी से, जो कि लगता है इनको बोलने की बीमारी है, बौखलाहट है, वो बौखलाहट शांत रखें, जब बारी आएगी तो निकाल देंगे। अपना उपदेश मत करिए, अपनी बात कहिए। मैं उपदेश तो कांग्रेस दे रही है। अपनी बात कहिए। आज इनके एक प्रवक्ता बैठे थे, वो बोल रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार होगी तो कोरोना ही नहीं आता। मत गाइए, जो कहना है और मैं इतिहास बताना चाह रहा हूं। देखिए शाही साहब, ब्रजेंद्र जी, शाही साहब, कोई निजी टिप्पणी नहीं, प्लीज विषय पर रखें और एक दूसरे के विषय को संबोधित करते हुए बात करें। निजी टिप्पणियों में समय जाया होता है। बोलिए शाही साहब, बोलिए, मुद्दे पर बोलिए,
मुद्दे पर बोलिए, उनकी बात में क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ बोलिए। किसी पर निजी टिप्पणी नहीं करता हूं, ये आप भी जानते हैं। बोलिए बोलिए। मैं कांग्रेस को ये बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का जो है, लोग अभी हमारे कांग्रेसी प्रवक्ता ने कहा कि कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा देश में, तो ये लोग मुगालते में हैं। इन लोग की मैं बताना चाहता हूं कि मुगालता दूर कर लें। ये लोग कहते हैं कि हमारा देश की आजादी में रहा है योगदान, तो ये कांग्रेस आई है, कांग्रेस है। बीच में मत बोलिए, आप सुनिए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। मैंने नहीं बोला है, करेंगे तो बीच में मैंने नहीं बोला है। और बोलने की बीमारी हो तो अपने पास रखिए उसको। तो दीजिए, कोई लेन देना नहीं, उसके बारे में कोई बात मत करिए। राजीव जी, अगर इस तरीके से करेंगे तो क्यों इनको मूवमेंट में चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों को कि इनको सबको पकड़ के जेलों में कर लिया, आप स्वतंत्रता आंदोलन पर बात करेंगे हम पे? राजीव जी, मैं देखिए हम फिर एक बार बरजेंद्र भाई अपना कांग्रेस बताएंगे। बरजेंद्र भाई एक शाही साहब बरजेंद्र जी एक बरजेंद्र जी सुनिए। कोई काम किया हो बताइए ना। देखिए बरजेंद्र जी प्लीज, एक डेकोरम है, प्लीज देखिए हम गुजारिश करते हैं। शाही साहब प्लीज एक मिनट थमिए, एक मिनट थमिए। बरजेंद्र जी एक मिनट, शाही साहब प्लीज एक मिनट। दो बाकी मेहमान भी हैं, गुजारिश कृपया करके यही है, देखिए आप लोग तो रोज तकरीबन टेलीविजन डिबेट में आते हैं जाते हैं अलग अलग चैनल, प्लीज एक डेकोरम। बरजेंद्र जी एक डेकोरम बरजेंद्र जी हमें लेकर चलना पड़ेगा। बरजेंद्र जी देखिए एक तो प्लीज उत्तेजित ना हो। बरजेंद्र जी एक मिनट सुनिए तो। बरजेंद्र जी हम आपको संबोधित करते हुए क्या, बरजेंद्र जी एक मिनट देखिए, समय जाया हो रहा है। इस तरह से हम मूल प्रश्न से दूर जा रहे हैं, दूसरी चीजों को ले रहे हैं। बरजेंद्र जी हमारा आपसे ये कहना है कि आप जरूर इनकी बात का जवाब दीजिए, लेकिन इनके बोलने के बाद दीजिए जिससे कम से कम सुन भी तो पाए। दो लोग एक साथ बोलते हैं तो फिर कोई बात सुनाई नहीं देती है। आप सारे लोग जानते हैं, एक एक करके हम बोले, शाही साहब बोल ले, फिर आप उनकी बात का उत्तर दें, फिर हम विश्लेषकों के पास पे जाएं। अब प्लीज हमारी गुजारिश है बरजेंद्र जी कि उनको सुनिए, फिर जो कहना है वो कहिए और कृपया करके उत्तेजित मत होइए। बोलिए शाही साहब, और एक दूसरे पर दोनों में से कोई निजी टिप्पणी मत करिए। बोलिए शाही साहब बोलिए। मैं कोई निजी टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। बोलिए विषय पर बोलिए, आप बोलिए विषय पर बोलिए। मैं अभी बसों के बारे में इन्होंने पूछा, मैं बसों के बारे में बता रहा हूँ। 50,000 का बेड़ा है, इसमें 27,000 बसें हमारी लगी हैं। हिंदुस्तान में बोलते रहते हैं, बोलने की बीमारी हो गई है आपकी बारी आएगी तो बोलिएगा। देश में आपको निकाल दिया, आई राज्यों में सरकार है, दिखाया करिए। बरजेंद्र आई राज्यों में सरकार आप लोग सुनना चाहते नहीं है। बरजेंद्र जी फिर कोई लाभ नहीं, हमने कहा ना आपकी जवाब दीजिएगा, लेकिन उनकी बात आने दीजिए। शाही साहब बोलिए, खत्म करिए, बोलिए आप। मैं बोल रहा हूँ तो बीच में बोल दे रहे हैं। नहीं वो नहीं बोलेंगे, अब नहीं बोलेंगे, वो अपनी बारी पर जवाब देंगे। आप बोलिए। हाँ और 50 हमारी जो हिंदुस्तान में जितनी श्रमिक स्पेशल चली है उसकी आधी हजारों से ज्यादा ट्रेन उत्तर प्रदेश में आई है। आपको एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूँ, कांग्रेसियों के लिए नजीर होगा। उत्तर प्रदेश यार बीच में क्यों बोल रहे हो यार आप क्यों बोल रहे हैं? बरजेंद्र जी सम्मानित आदमी है, क्यों बार बार जो है अपने हल्कापन, कांग्रेस के हल्कापन टाइप अपने हल्कापन का। अरे हल्कापन नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं स्टूडियो में आते हैं। आपको सुनेंगे बीच में जो है 500 हमारे यहाँ 200 बसें गई राजीव जी, कोटा भेजी गई उत्तर प्रदेश सरकार के। कोटा भेजी गई, इसमें हमारा लड़का पढ़ता था, एक लड़का दे सकता था, तब आपने भेजा। मैं दूर के लिए कौन बस लगाया उसके बारे में पूछा, उसको बताइए। ऐसे डिबेट नहीं हो पाएगी राजीव। अच्छा शाही साहब एक काम करते, पहले बरजेंद्र जी को ही सुन लेते, फिर आप उत्तर दीजिएगा। बरजेंद्र जी हम आपको मौका देते हैं, बोले, लेकिन उसके बाद जब शाही साहब बोले, बरजेंद्र जी उसके बाद जब शाही साहब बोले, देखिए सिस्टम ये बरजेंद्र जी कि अगर सारे लोग बोलेंगे तो किसी की आवाज ऑडिबल नहीं होती। आप जी को ही बुलवाइए, मैं चुप रहता हूं। तो प्लीज चुप रहिए, उनकी बात सुनिए, फिर जरूर आंसर करिएगा, जो तर्क देना चाहते रखेगा। शाही साहब बोलिए। बोले शाही साहब बोले। 200 बसें कोटा भेजी गई उत्तर प्रदेश से, वहां से 60 बसों की और जरूरत पड़ी तो राजस्थान सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को 60 बसें मुहैया कराई।
उसका पीछे से बिल भेज दिया। इनकी नेता प्रियंका गांधी कहती है हम 500 बसें चलाएंगे, 1000 बसें चलाएंगे। अगर इतना ही था दीन ईमान उत्तर प्रदेश के छात्रों से, लोगों से, तो 60 बस का क्यों आया भाड़ा? एक सवाल। दूसरा, रोजगार के मामले पर कांग्रेस हमेशा शाही साहब हमारा एक ऑब्जेक्शन, शाही साहब ने हमारा सवाल जोड़ लीजिए, आप भी बोलिएगा। आपको तो पता है कि हम सबको बराबर मौका देने की पूरी कोशिश करते हैं। देखिए ये सारा नरेशन, ये सारे तर्क अब पुराने हैं, सब पुराना है इसमें, है ना। आप वही बात कहेंगे हम पिछले 3 दिन से सुन रहे हैं, उसी तरह के तर्क दूसरी तरफ से भी आएंगे, है ना। हम जो पूछना चाह रहे हैं, देखिए सर, अच्छी बात क्या होती है कि हम आगे सोचें। जो हम जानना और पूछना चाह रहे हैं वो ये कि क्या वाकई इस सब के बावजूद, चाहे वो आपकी तरफ के तर्क हो या कांग्रेस पार्टी की तरफ के तर्क हो, आप इन पर ठीकरा फोड़ें, ये आप पर फोड़ें, लेकिन आज का सच क्या है अजय जी और चंदेल साहब, कि मजदूर तो पैदल ही है, अभी भी मजदूर पैदल ही है, चला है, वो आज भी चल रहा है। तो हम आगे ये जानना चाहते हैं। हमने कल भी ये प्रश्न उठाया कि क्या जेन्युइनली इस देश में, इस प्रदेश में ये चिंता है कि हम जो कर रहे हैं वो कहां डिलीवर हो रहा है? क्या जो बार बार हम अपील करते हैं कि एकजुटता, 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 क्या वाकई ईमानदारी से एकजुटता का कोई प्रयास होता है या नहीं होता है? इन सवालों पर आइए ना सर। ये तो वही तर्क है और इसमें वही राजनीति है। वो अभी कह देंगे कि साहब मजदूर घर पहुंच जाते तो क्या होता, आप कह देंगे कि राजस्थान में चलाइए, पंजाब में चलाइए। कल हमने इस पर बहुत लंबी चर्चा की। हमारी अपेक्षा शाही साहब ये है, शाही साहब हमारी अपेक्षा यह है कि क्या सत्ता विपक्ष से कोई सीख लेके उसे लागू करेगी? क्या विपक्ष सत्ता की किसी सही बात को मान लेगा? तब तो कोई स्थिति बनेगी, वरना विचारधाराओं के वही तर्क चलेंगे तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे, किसी जगह नहीं। रघुनंदन जी, एक लाइन में बोल दूं? एक अब इनकी पूरी हो जाए, शाही साहब पूरा कर दे, फिर हम आपके पास आएंगे। शाही साहब पूरा कर दे, बोलिए शाही साहब, नई बात शाही साहब जो नई तरफ ले चलती हो। अभी आरोप बहुत लगाए कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने हमारे, उसमें एक आरोप यह भी था कि मोदी जी ने किसी से सलाह नहीं किया। मोदी जी ने इनकी पूरे देश के मुख्यमंत्रियों से, जिसमें 2.5 राज्य कांग्रेस के भी हैं, 2.5 राज्य, राजस्थान और पंजाब और महाराष्ट्र, 2.5 राज्य इनके, उनके भी मुख्यमंत्रियों से बात किया। हमारे पूरे देश के पत्रकार बंधुओं से बात किया। विपक्ष के जितने नेता हैं उन सभी नेताओं से अलग-अलग बात किया। बात कौन करता है? मोदी जी ने बात कब किया 6 साल में? किस पत्रकार से? अरे भाई, कौन से पत्रकार से बात किया? सुनाने कोई बात करना होता है क्या? मैं डिबेट से बाहर हो जाता हूँ, इनको बुलवाइए, मैं बाहर हो जाता हूँ, मैं सुनूंगा। अच्छा, हम देखिए आप बोले कि थोड़ी सुनेंगे की बीमारी है, सुन नहीं पाएगा। कांग्रेस को देश से जनता ने इसे खदेड़ दिया है और अब आप ये लोग जो है अपनी चीजों को दूसरे के ऊपर फोड़ रहे हैं, लागू कर रहे हैं। अच्छा, हम जरा 2 विश्लेषकों की तरफ चले। 70 सालों से हम देखिए, अब बारी है, हम जरा 2 विश्लेषकों की तरफ चले। हम 2 विश्लेषकों की तरफ चले। इससे पहले शाही साहब हम देखिए, अजय जी और चंदेल साहब जुड़े हुए हैं, पूरी दुनिया का मुकाबला कर पा रहे हैं। अजय जी और चंदेल साहब जुड़े हुए। शाही साहब, अब तक जो आपने कहा उस पर हम जरा ब्रजेन जी का रुख ले, हम जरा ब्रजेन जी का रुख ले लें। ब्रजेन जी, आप कहिए अपनी बात, कहिए जो कहना चाहते हैं, लेकिन हमारी गुजारिश यही है कि फिर सुनिएगा, हमारी गुजारिश यही है कि फिर सुनिएगा। बोलिए शाही साहब, एक मिनट, जो सवाल हमने आपसे किया वही सवाल कांग्रेस पार्टी के लिए भी है। बोलिए ब्रजेन जी। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ रघुनंदन जी। बोलिए। मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ, ठीक है। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए गौरवपूर्वक बात न होती कि वो आदरणीय सोनिया जी को कहते कि धन्यवाद प्रियंका जी, आपने 1000 बसें चलाने के लिए कहा, हमारे पास तो 50,000 बसों का बेड़ा है। आपने सोचा बहुत बड़ी बात है, मैं बसें लगाता हूँ, मजदूरों को निकाल रहा हूँ। आपने हमारे ऊपर मुकदमा कर दिया, हमारे अध्यक्ष को जेल भेज दिया और अपने केंद्रीय जो ट्रांसपोर्ट सेक्रेटरी की चिट्ठी 30 मार्च को जारी हुई थी, सुन लीजिएगा ध्यान से, कि 30 जून तक किसी गाड़ी का कोई कागज चेक नहीं किया जाएगा। उसके अनुपालन में स्टेट सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने सारे आरटीओ को चिट्ठी लिखा था। आप एक तरफ अपने कानून का वायलेशन कर रहे हो, मंदिर बंद करके शराब बेचवा रहे हो और हिंदुस्तान हमसे अपेक्षा कर रहे हो कि हम कानून का 100% पालन करें। अरे आपको हमारा आभार व्यक्त करना चाहिए तो हमसे करना चाहते हो। 67,000 लोगों को राशन कांग्रेस बांट चुकी, 22 जगह
राष्ट्रीय राजमार्गों पर भोजन चला रहे हैं, 26 जगह साझी रसोई चल रही है, और जितनी ट्रेनें आई हैं उसकी आधी ट्रेनों के किराया हमने 7 करोड़ रुपए कांग्रेस पार्टी ने भुगतान किया है। 67 जगह आप केवल भाषण कर रहे हो। कांग्रेस पार्टी मानवता के लिए दिन रात काम कर रही है। 22 जगह आपकी आदित्यनाथ जी खिला दिया तो वीर बन गए। से पंचायत कर रहे हो, एक बस आपने वादा पर रवाना किया, हमारे मजदूर बचा रहे हैं, गर्मी में 45 डिग्री टेम्परेचर पर झुलस रहे हैं, और आप बस खेल रहे हो बैठ करके। आपके 15 मंत्री भाषण कर रहे हैं, आप बसें क्यों नहीं कर रहे हो भाषण पर? और क्योंकि आपके अंदर मजदूरों के बारे में, गरीबों के बारे में असीम घृणा भरी हुई है। आप केवल कारपोरेट और इंटरलॉ की मदद करना चाहते हो, आदमी को मार डालना चाहते हो, इसीलिए आप लोग इस प्रकार की गंदी राजनीति कर रहे हो। एक सवाल जनता की जिम्मेदारी हमारी है। प्रदेश के निवासी हैं, बरजन जी एक वो सवाल, हमारे भाई हैं जो आ रहे हैं। बरजन जी एक सवाल, अब सवाल भी कुछ तो नहीं लगते होंगे। बरजन सिंह जी अब एक सवाल भी तो लीजिए। मिलकर ही भारत बनता है। बरजन जी अब एक सवाल लीजिए, मिलकर उत्तर प्रदेश बनती है। बरजन जी सवाल लीजिए, बरजन जी सवाल लीजिए। हमारा सवाल ये कि सब आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, करना चाहिए, हर राजनीतिक दल को करना चाहिए, लेकिन क्या इस करने में पीएम केयर फंड पर सवाल उठा देना और उसे काला कूड़ा कह देना, सारी चीजों की जांच हो सकती है, तो किस प्रमाण के आधार, बरजन जी बस की जांच बरजन जी किस प्रमाण के आधार, सवाल ये किस प्रमाण के आधार, को जेल भेजा जा सकता बरजन जी किस प्रमाण के आधार, केयर फंड पर कितने लोग बरजन जी सवाल ये है कि किस प्रमाण के आधार। एक मिनट शाही साहब, एक मिनट शाही साहब देखिए, सवाल पूरा होने दीजिए, उत्तर देने दीजिए, फिर हम आपके पास रिजर्व बना था देश की विपरीत परिस्थिति में बरजन जी सवाल के लिए, बरजन जी सवाल ये प्रमाण क्या है? मोदी जी सामान्य परिस्थिति में बरजन जी प्रमाण क्या है आपके पास? प्रमाण क्या, इस आलोचना का प्रमाण क्या है? देश की समस्याओं से लड़ नहीं पा रहे हैं। 5 दिन निर्मला बोली इनकी वित्त मंत्री आकर के जनता को समझाने आ रहा है कि उसमें जनता को क्या मिलने जा रहा है। हमारा प्रश्न सवाल होंगे, हमारा प्रश्न हमारा प्रश्न ये बरजन जी, बरजन जी हमारा प्रश्न ये है कि इस आलोचना का, इस आरोप का प्रमाण है कोई, या फिर ऐसे ही एक तुलना करने के लिए सवाल पूछ रहे हैं? सवाल क्यों नहीं पूछने दिया जाता? नहीं सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, सवाल पूछिए, लेकिन उनका कहना यह है कि गैर प्रमाण के, बगैर किसी प्रमाण के तुलना कर देना, बगैर किसी प्रमाण के तुलना कर देना, यह कहां तक सही है? बरजन जी बगैर किसी प्रमाण के एक आरोप या तुलना कर देना, वो भी इतने शीर्ष नेतृत्व से, यह कहां तक सही है? बोलिए देश को जिन फर्जी मुकदमों में फंसाया गया वो आरोप के लिए अलावा और क्या है बताइए आप? कितनी घटिया राजनीति कहीं सुना है आपने? शाही साहब कि मदद करने वाले को जेल भेजा जाए, मानवता की सेवा करने वाले को जेल भेजा जाए, ये कहीं दुनिया में आपने देखा है? तो क्या उस घटना से प्रेरित या प्रभावित होकर ये तुलना की गई? एक शाही साहब, बरजन जी, क्या उस घटना से प्रेरित या प्रभावित होकर ये आरोप लगाया गया? क्या उसके पीछे गुस्सा वो है क्योंकि मजदूरों को लाना न पड़े, मजदूर वही गर्मी में मर जाए? अब एक बरजन जी अब शाही साहब को सुनिएगा। बरजन जी एक मिनट, शाही साहब प्लीज एक मिनट। बरजन जी देखिए, हमने आपको पूरा मौका दिया, आप जो कहना चाहते थे आपने कहा। आप गुजारिश है कि कृपया करके दूसरों को सुनिएगा। हम शाही साहब के पास जा रहे हैं और यह प्रश्न लेकर ही जा रहे हैं, उनके उत्तर को सुनिएगा, जो बोलना हो आगे बोलिएगा। अजय जी और चंदेल साहब को भी हमें जोड़ना है। शाही साहब जो आप आंसर देना चाह रहे हैं वो दीजिए। लेकिन हमने इनसे पूछा, ये कह रहे हैं कि साहब अगर हम आरोप लगा देंगे तो आप हमें जेल में डाल देंगे, आप एफआईआर दर्ज करा देंगे। यह राजनीति की कौन सी तस्वीर है शाही साहब कि भाई इतने ज्यादा राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप इस देश में लगते हैं, हर पार्टी ने एक दूसरे पर लगाए हैं, लेकिन अब स्थिति यह हो गई है कि जहां जिसकी सरकार हो वो उस पर एफआईआर करा देगा। तो क्या अब इस देश में एफआईआर का खेल खेला जाएगा? क्या यह एक नई रवायत गढ़ी जा रही है? शाही साहब कोई बोलेगा नहीं, आप बोलिए। शाही साहब बोलिए। राजीव जी, मैंने नहीं पूरे देश ने देखा किस तरीके से आप के जैसे ही हमारे पत्रकार भाइयों पर किसने मुकदमा कराया। वहां क्या था? किसी ने कुछ कहा था? हम
प्रतिष्ठित टेलीविजन के मालिकों पर और उनके जो है बढ़िया पुराने बुजुर्ग मतलब जो है सब रेपुटेटेड पत्रकारों पर मुकदमा लिखाया गया। वो क्या था, आज जो है नहीं तो ये उसी का बदला है। इनके ना शाहिद साहब सुनिए ना, जब आप तुलना करते हैं तो फिर बताइए ना, क्या ये उसी का बदला? जैसे इन्होंने कहा कि मानवता की सेवा करने वालों को जेल में डाल दिया गया, तो मैंने पूछा कि क्या ये उसी का गुस्सा है? ये प्रतिक्रिया आप कह रहे हैं कि वहां डाल दिया गया, तो क्या ये बदले की भावना से राजनीति काम कर रही है क्या शाहिद साहब? ये बताइए ना। जो इनके प्रदेश अध्यक्ष जो लल्लू जी हैं, वो उन्होंने एपेडेमिक एक्ट का वायलेशन किया था, 188 धारा का उल्लंघन किया था, उसमें जेल गए हैं, न कि कोई बदले की कार्यवाही में गए हैं। नेशनल हाईवे पर बैठकर जो रास्ता चल रहा था उसकी जमानत कल हो गई, पढ़ के लिख के डिबेट में बैठिए, फिर भी से बोले उसकी जमानत कल हो गई, दूसरे मामले में जेल में भेजे गए हैं, उसका हम कहो चार्जशीट पढ़ के सुनाओ अगर आपको ना आता हो तो। नहीं, अगर आपको है 120 मामला उसमें नहीं हुआ है। 420 120 420 468 लगाया है आपने, इतने संगीन आरोप लगाए जाते हैं। अगर आम बोलकर जो है उसमें जो वो बेर भेज दिया जाएगा तो 420 ही है। अरे कौन सा आपने पैसा दिया था, कौन सा आपने पैसा भुगतान किया था बसों का? क्या जो आप इस प्रकार के हिसाब किताब ले रहे हो? चलवाई आपके जगह पर बेर भेजे गए, बसें थी वो, आप वापस देख रहे हैं बस के पास पहुंचे। बड़ा मुश्किल हो रहा है, बहुत मुश्किल हो रहा है। ब्रजेंद्र जी, शाहिद साहब, हमें एक बार जरा विश्लेषकों को जोड़ना पड़ेगा। शाहिद साहब, हम प्लीज आ रहे हैं, दोबारा आपके पास आ रहे हैं। एक बार जरा अजय जी और चंदेल साहब को ले आए। एक बार अब थमिए, थोड़ा सा ब्रजेंद्र जी, शाहिद साहब, प्लीज आप दोनों लोग थोड़ा सा थमिए, हम जरा विश्लेषकों की तरफ चले। एक मिनट, फिर आप लोगों के पास लौटेंगे आप लोगों के पास। एक अजय शर्मा, शाहिद साहब को छोड़िए, अजय शर्मा, ये कौन सी तस्वीर हम तो समझ नहीं पा रहे। हम क्या चिंता करने बैठे थे और हम किस तरफ जा रहे हैं अजय शर्मा? ये हो क्या रहा? तो गलत है ना। एक शाहिद साहब प्लीज सुनिए, आप बोलिए। ब्रजेंद्र जी सुनिए। देखिए, एक बहुत ही संजीदा विषय पर एक डिबेट शुरू हुई, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वो आगे बढ़ती है और वो एक पॉलिटिकल ग्राउंड पे या पॉलिटिकल मंच बन जाती है, बीजेपी अपना पक्ष रख रही है और कांग्रेस अपना पक्ष रख रही है, और दोनों ही इस मुद्दे को हाईजैक करने की कोशिश में है कि किस तरीके से जो है साबित किया जा सके कि हम सच्चे और हितैषी पैरोकार हैं या हम जो है उनकी ध्यान रखते हैं। लेकिन मुद्दा यहाँ पर यह है कि आखिरकार कोरोना के समय में जब ऐसी स्थिति है, महामारी है, इस पर राजनीति की हुई क्यों, बातें क्यों शुरू हुई? एक्चुअल में क्या है राजीव जी, हिंदुस्तान जो है संघीय राज्यों का एक देश है। जिस तरीके से यहाँ पर सभी राज्यों की अपनी अपनी राजनीति है, अपनी अपनी विचारधारा है, और उनको एकजुट रख पाना इतना आसान नहीं है। देश के प्रधानमंत्री ने कोशिश तो बहुत अच्छी की, और इस महामारी में शुरू में लोग साथ में तो आए, लेकिन अपनी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा और शासन करने की इच्छा जो है वो कहीं ना कहीं हावी रही, और उसने जो है एक बार फिर से जो है उसी ढर्रे पर लाके खड़ा कर दिया जिसे जहां से आपने शुरू किया था कि हम वही राजनीति देख रहे हैं, वही मुद्दों को हाईजैक करने की कोशिश करना या उनको उठाना, उनको उछालना, और फिर से मजदूर उसी तरह से वोट बैंक के रूप में देखा जाने लगा। लगभग 60 से 70 करोड़ जो है गरीब आदमी है या मजदूर है किसी न किसी रूप में, और तो उनको वो करने की कोशिश की गई। और जिस तरह की तस्वीरें सोशल मीडिया पे वायरल हुई और उन पर चर्चा हुई, उससे वो मिडिल क्लास आदमी जो घर में बैठा हुआ था लॉकडाउन के अंदर, उसका मन द्रवित हो उठा, और वो भी जो है कहीं ना कहीं एक नकारात्मक विचारों से ग्रसित हो गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट या बीजेपी की सरकार जो है मजदूरों के साथ अन्याय कर रही है। लेकिन ग्राउंड लेवल पर जो है, ग्राउंड लेवल पर जो हो रहा है, घर में चुप रहना चाहिए। यदि देखिए आप आलोचना कर रहे हैं, इसका स्वागत है, होनी चाहिए। आप भी टीवी देखिए और आदमियों को सड़क पर जाके देखिए। हम लोग खाना मैंने देखा है, मैं डेली सड़क पे निकलता हूँ, मैं देखता हूँ। मैंने परसों भी देखा है, मैंने कल भी देखा है, आज भी देखा है, और हम सब देख रहे हैं। लेकिन फर्क कितना है,
राजीव जी अकेले ही डिबेट कराइए ना भाई, हम किसी पार्टी की पैरोकारी नहीं कर रहे हैं, आप कांग्रेस की कर रहे हैं, शाही साहब बीजेपी की कर रहे हैं, और हम किसी की पैरोकारी नहीं कर रहे हैं। हम इस देश की आम आदमी की पैरोकारी कर रहे हैं। हम जनता में प्रवक्ता है, हम किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं है। देखिए पूरी डिबेट आरोप प्रत्यारोप में चली गई है, प्रवक्ता नहीं है, हम जनता के प्रवक्ता है। और आप देखिए समय खत्म हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। हमने बार बार आप सारे लोगों से अपील की कि कृपया करके एक दूसरे की बात सुने, लेकिन जैसे राजनीति बाज नहीं आती, ऐसा लगता है कि हमारे सम्मानित मेहमान भी उस आदत से बाज नहीं आते। चलिए अब समय नहीं, आगे बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आज आप सभी का डिबेट में शामिल होने के लिए। शुक्रिया, धन्यवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार गुजारिश के बावजूद एक स्थिति बनी रही और ऐसे में बात करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। उम्मीद हम यही रखेंगे कि आगे जब कभी हम बात करें तो कम से कम इस डेकोरम का जरूर ख्याल रखा जाए कि हम अपनी बात कहें और दूसरे की बात को सुने, तभी तो आप एक दूसरे की बात को सुनकर आगे की तरफ बात को ले जा सकते हैं। बहरहाल आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज़ पर खबरें जारी।